दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम सा। जिस प्रकार ये त्योहार बुराइयों पर अच्छाई के रूप में, जीत के रूप में होता है, जिस प्रकार आज हमने जो आज का लाइव का प्रोग्राम जो चुना है कि जो सिस्टम में जितनी व्याप्त बुराइयां हैं जिसके लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष में आज हमने ऐलान कर दिया है संयम का भी समय होता है। हमने लगातार संयम बनाए रखे, लगातार जहां सरकार ने अच्छा कार्य किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, सरकार को दिया, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बावजूद फाइल एक अधिकारी रोक बैठते हैं, मंत्री लापरवाही करते, ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं। बेरोजगार बेचारा घर से निकलता है, ज्ञापन देता है, ज्ञापन को फेंक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी लापरवाही को लेकर आज हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कुछ जो साथी ये कहते थे, उपेंद्र यादव पे ये आरोप लगाते थे कि ये तो कांग्रेसी है, आज उन लोगों के लिए भी जवाब है। न मैं कांग्रेसी, न बीजेपी, अन्य किसी पार्टी का, मैं हूं बेरोजगारों का। मुझे जब जब लगा है कि बेरोजगारों के साथ गलत हो रहा है, सबसे पहले बेरोजगारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूं। चाहे लाठी पड़ी हो तो सबसे पहले लाठी खाई है, जेल जाना पड़ा है तो जेल गया हो, अनशन करना पड़ा अनशन किया है, और आज फिर जो तमाम जो बुराइयां हैं, जो सिस्टम में जो विसंगतियां हैं, उनका सफाया करने के लिए आज हमने ऐलान कर दिया है। ऐलान करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए पूरी भरपूर कोशिश की गई। कई बार टाइम नोट करवाया, एक बार टाइम मिला, कैंसिल हो गया। कई बार उनके सीएमओ में, सीएमआर में कई बार मैंने बात की, निवेदन किया, मुझे मिलना है। जिस प्रकार आप निर्देश दे रहे हैं लेकिन अधिकारी उन निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं। कई उदाहरण देना चाहूंगा, हालांकि इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज जरूर पहुंचेगी, क्योंकि प्रदेश के हर बेरोजगार आक्रोशित है। जो लापरवाही है, जो विसंगतियां हैं, जो तानाशाही है, उसको लेकर यह आक्रोश उपेंद्र यादव का नहीं, ये तमाम बेरोजगारों का है। क्यों आक्रोश है? मुख्यमंत्री जी, आपने 3 सितंबर को निर्देश दिए थे कि बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए, राजस्थान के अभ्यर्थियों को उनका हक मिले। आज तक उसका निर्णय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अधिकारी नहीं चाहते, वो बाहर के हैं, वो नहीं चाहते राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये भी थे, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची और एलडीसी भर्ती 2018 की सूची जारी होगी, आज तक जारी नहीं हुई। फाइलों के चक्कर में कभी कार्यवाही कभी वित्त वो घूम रही है और फाइलों में अटके पड़ी है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक में नियम चेंज होने थे, 3 महीने से फाइल पड़ी है। वही एएन भर्ती 2018 की भी कार्यवाही में फाइल पड़ी है। फाइलों का चक्कर बेरोजगारों के ऊपर इतना भारी पड़ रहा है, आज बेरोजगार अवसाद में है, दुखी है। हम लगातार कोशिश कर रहे थे, लगातार संयम बनाए मुख्यमंत्री जी। जहां हमें लगा धन्यवाद देना, हमने धन्यवाद दिया, जिंदाबाद बोला, और हर जगह सरकार के साथ थे। समर्थन जब पूर्व सरकार जब चुनाव हुए तो हमने आपको समर्थन दिया, भरपूर बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया, और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में लाने में अहम योगदान राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने निभाया। लेकिन धीरे धीरे जैसे 1 साल बीता, 2 साल अभी बीतने वाले हैं, दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार अधिकारियों की जो तानाशाही है, मंत्रियों की जो लापरवाही है, उससे प्रदेश के बेरोजगार आक्रोशित हैं। आज हमने, हमारे तमाम साथियों ने डिसीजन लिया कि हम लोग जिस प्रकार ये तानाशाही, जिस प्रकार लापरवाही चली, इसको सहन नहीं करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तमाम भर्तियों के लिए चर्चा करना चाहूंगा। कई तमाम मेरे साथी जुड़े हुए हैं, मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं सरकार तक इस लाइव के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हर प्रदेश का हर बेरोजगार रोजगार का इंतजार कर रहा है, उन वैकेंसियों का इंतजार कर रहा है जिसके लिए मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने घोषणा की थी। वो किसी भी विभाग की है, उस घोषणा का वो इंतजार कर रहे हैं, कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब परीक्षा तिथि जारी होगी, कब उनको एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। जिनकी एग्जाम हो चुका उनका परिणाम कब आएगा, और जिनका परिणाम आ चुका उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। हर बेरोजगार रोज सोशल मीडिया पे जुड़ा रहता है कि मुझे कुछ खबरी कब मिलेगी। उन बेरोजगारों के साथ उनके माँ बाप के भी सपने जुड़े हुए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आंदोलन का ऐलान किया उससे पहले हमने संयम बनाया। लगातार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात 2 बार मार्च में हुई, लेकिन उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई, कोशिश की। लेकिन आज हम लोग जो इनकी विसंगतियां, तानाशाही और जो जिस प्रकार मंत्री भी नहीं सुन रहे हैं, उनकी लापरवाही से आहत होकर, दुखी होकर आज हमने आंदोलन का ऐलान किया है। 4 नवंबर को हमारी प्रदेश स्तरीय मीटिंग रखी गई है। इसमें तमाम हमारे बेरोजगार आएंगे, जो हर भर्ती से 1 या 2 प्रतिनिधि मौजूद होंगे, क्योंकि 10 दिन, ओनली 10 दिन
यानी कि 10 दिन इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पूछे। जब मेरी 11 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पूछा था कि आंदोलन की क्या आवश्यकता थी, आप लोग हमसे मिल सकते थे। तो एक बार फिर इस लाइव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आह्वान करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, गुहार करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो। आपने भी मीटिंग ली, आपने भी कहा कि भर्तियों में देरी नहीं होनी चाहिए, यूपीएससी की तर्ज पर यहाँ की परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, 3 गुना सूची जारी होनी चाहिए। तो लगातार उन चीजों के लिए हम इंतजार कर रहे थे। हमें खुशी हुई कि मुख्यमंत्री संवेदनशील है और वो निर्देश जो आदेश बहुत शानदार दे रहे, लेकिन उन आदेशों की पालना नहीं होने से इतनी हताशा हो गई। जब हम खुद जब फाइलों के पीछे भागते हैं तो अधिकारी उसका जवाब नहीं देते, ये कहते हैं कि नहीं होगा, रिमार्क लगा देते, कभी क्या कहते हैं, तब भी दिल में दर्द होता है कि एक तरफ से खुशी मिलती है, हम जिंदाबाद बोलते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, और फिर कहते हैं कि इसमें ये कारण हो गया, इसमें ये हो गया। बेरोजगार लटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अरे जिस प्रकार संविधान में नियम बना हुआ है कि यदि सांसद और विधायक की पद रिक्त हो जाता है, यानी कि किसी कारणवश वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनकी जगह 6 महीने में चुनाव करवाकर वो पद को भरने की अनिवार्यता है। तो ऐसा जो देश और प्रदेश के बेरोजगार की जो भर्तियों के पद रिक्त रहते हैं, तो वो क्यों नहीं भरे जाते हैं, उनके लिए अनिवार्यता क्यों नहीं है। आज सिस्टम ने यह मजबूर कर दिया कि बेरोजगार धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं देख रहा था एसआई भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों का मैसेज मुझे प्राप्त हुआ कि कल वो पदों को बढ़ाने की जो पद बढ़ाए 227 पद बढ़ाए गए थे वो वापस काट लिया गया, वो कल अनशन पे बैठ रहे हैं। क्यों बेरोजगार अनशन पे बैठता है, क्यों धरने पे बैठता है? इनकी मजबूरी होती है। जब तानाशाही हावी हो जाती है, जब प्रदेश के मुखिया, सरकार के मुखिया तक पूरी फैक्ट सूचना नहीं जाती है, या तो मंत्री या अधिकारी उनको दबा देते हैं। ऐसे में हमारे मुखिया, हमारे परिवार के जो मुख्यमंत्री जी उन तक आवाज पूछे। इससे 10 दिन का अल्टीमेटम देने से पहले आज भी लाइव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास जता रहा हूं कि हमने आपको समर्थन साथ दिया था, हम आगे भी साथ रहेंगे, लेकिन कम से कम सिस्टम में सुधार हो। जो लोग, कई लोग आवाज उठाते, मैंने स्पष्ट पहले भी घोषणा कर दी थी कि बेरोजगार आयोग बना दीजिए। उपेंद्र यादव की राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मुझे नहीं बनना। आप सबके सामने कह रहा हूं, मुझे कोई अध्यक्ष नहीं बनना, न राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को उसी दिन समाप्त कर दूंगा जिस दिन घोषणा हो जाएगी, क्योंकि बेरोजगार आयोग होगा। आयोग का काम ही होगा जिस भर्ती से संबंधित कोई भी बेरोजगार पीड़ित है, उस भर्ती के प्रतिनिधि मंडल, मंत्री, अधिकारी मौजूद होंगे और तुरंत उनके सामने समस्या का समाधान होगा कि ये भर्ती होगी नहीं होगी तो क्या कारण है, कितने दिन में होगा, वो चीज उनको पता चले, जिससे बेरोजगारों को धरना, प्रदर्शन, अनशन करने की आवश्यकता नहीं हो, नहीं सरकार और पुलिस को परेशान होने की आवश्यकता होगी, जिससे बेरोजगार को समय पे न्याय मिल जाए। इसलिए बेरोजगार आयोग की मांग कर रहे थे। ना उपेंद्र यादव की आवश्यकता होगी, ना राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता होगी। मैं खुद उसको उसी दिन इस संगठन को समाप्त कर दूंगा, लेकिन बेरोजगार आयोग तो होना चाहिए। बेरोजगार अपनी पीड़ा रोए तो कहां रोए, अपनी बात रखे तो कहां रखे, एक स्थान होना चाहिए। मेरे देश और मेरे प्रदेश के युवाओं को कहना चाहूंगा कि सब जगह बेरोजगार आयोग होना चाहिए, जिससे उन लोगों की पीड़ाओं को कोई अपनी बात तो रख सके। दोस्तों, बात ऐसी है कि जो हमने निर्णय लिया है, संयम बहुत किया, बात पूछा नहीं कि मैंने बहुत कुछ की कोशिश की, ट्विटर के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से और सीएमआर के अधिकारियों के माध्यम से समय मांगा, समय नहीं मिला। लेकिन अब मीडिया के माध्यम से 10 दिन का समय सरकार को दिया है। यदि सरकार ने 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात नहीं होती, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो हम लोग 4 नवंबर से बड़ी घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि जो 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। हर जिले में हम 50 सदस्यों की टीम बनाएंगे और वहां का प्रभारी नियुक्त करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो इनका नारा था कि अब होगा न्याय, हर भर्ती के ट्वीट के साथ हम एक अभियान चलाएंगे कि कब होगा न्याय। इसके अलावा जो भीलवाड़ा, सहाड़ा में जो अभी कांग्रेस के एमएलए कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, 6 महीने में चुनाव होने, 1-1.5 महीना हो चुका है, 2-3 महीने में फिर चुनाव होने वाला है। यदि मुख्यमंत्री जी से हम गुहार करेंगे, हमें न्याय नहीं मिलता, इनकी दादागिरी जो अधिकारी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, मंत्रियों की लापरवाही समाप्त नहीं होती है, तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग जो चुनाव जिन पार्टी के लड़ने वाले उनको हम बेरोजगार करेंगे। हमारा बेरोजगार प्रत्याशी की घोषणा हम 4 नवंबर को कर देंगे, तैयारी स्टार्ट कर देंगे कि वहां प्रत्याशी बेरोजगार प्रत्याशी होगा, उपेंद्र यादव नहीं होगा। कई लोग कमेंट करने लग जाए कि उपेंद्र यादव नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, लेकिन हमारा बेरोजगार प्रत्याशी होगा, हम टक्कर देंगे, क्योंकि हम लोग
सहन कर चुके, यहां तक गले तक आ चुका है। अब वहां प्रत्याशी की घोषणा हम 4 नवंबर को करेंगे, कौन प्रत्याशी होगा। इसके अलावा 4 नवंबर को वो टीम भी बनाएंगे, क्योंकि अब वर्तमान में 3000 लोग एनी टाइम कभी भी आ सकते हैं। उन लोगों की मैं लॉकडाउन जो कोरोना काल के दौरान सब लोगों को अलग अलग तरीके से उनको मैं टाइम दे रखा था, उनको रोक रखा था कि हाँ हमें जब एक्शन लेना हम सब मिलकर करेंगे, चाहे वो मेरे एनएम जीएनएम की वो बहनें हों जो शेरनियां हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी के अभ्यर्थी हो जो 10,039 पदों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे रीट 2018 के शेर हो, चाहे 2016-17 जो तमाम भर्तियां मैं चर्चा करूंगा, वो सब लोग एसआई वाले भी आगे, तमाम हम सब मिलकर, तमाम बेरोजगार प्रदेश के मिलकर, क्योंकि अब समय आ गया है हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करने का, क्योंकि आखिरकार कब तक हम लोग भटकते रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के का मैसेज आया कि भैया मैं बड़ा अवसाद में हूं, आत्महत्या कर सकता हूं, शायद वो मेरा लाइव भी देख रहे होगा। फर्स्ट ग्रेड का है कि मुझे रोजगार नहीं मिला, उसका फाइनल परिणाम कब आएगा। ये एक भर्ती की कहानी नहीं है, मैंने एक वीडियो के माध्यम से एसपी जहांगीर 2013 एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थी की भी मैंने आपको पीड़ा दिखाई दी, किस प्रकार वो पैसा कर्जा लेकर वो कार्यालय पहुंचा था। तो ये लगातार बेरोजगारों की पीड़ा है। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है कि हम ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्विटर पर ट्वीट से वो बात उजागर हो जाती है, लेकिन हमें मैदान में भी धरातल में भी काम करना होगा। और धरातल के लिए हालांकि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज है, मुझे कभी भी जेल में डाला जा सकता है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब मुझे जेल में डाला जाए मुझे कोई गम नहीं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 2 साल 3 साल डाल दीजिए, मैं घबराने वाला नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, सीना ठोक के कहता हूं लड़ाई में आ गया ना तो पीछे हटने वाला नहीं हूं, चाहे जान चली जाए, खुले में कह रहा हूं। लेकिन मुझे पूरी कोशिश करूंगा 4 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, मुझे एक बार पुनः उन पे विश्वास है। और यदि 4 नवंबर से पहले कुछ नहीं होता तो 4 नवंबर के बाद प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा और प्रदेश की सियासत बिल्कुल गर्मा जाएगी, क्योंकि युवा आक्रोशित है और वो युवा इनको जवाब देंगे। क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन सी भर्तियां जल्द हो, सिस्टम में क्या हो, उन चीजों को लेकर मैं इस लाइव में चर्चा करूंगा। कि काफी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे पता है काफी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों मैं कई लोगों के कमेंट देखता हूं, किसी भर्ती का नाम नहीं लेता तो कहते राजनीति करने लगे। अरे मैं मेरे दिल से 100% आप सबको देने की कोशिश करता हूं। कोरोना काल में मेरे ऊपर इतने संकट आए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। छोटा भाई बीमार हो गया, मानसिक स्थिति खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल में दिखाते रहे, फिर पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, फिर छोटी बहन एडमिट हो गई, फिर छोटे दादाजी का देहांत हो गया। लगातार परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी हार नहीं मानी, लड़ाई लड़ी है। और लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक सच्चाई की जीत ना हो जाए। डर कर घर पर बैठने से कभी व्यक्ति जीत नहीं सकता। यही लागू हर विद्यार्थी हर बेरोजगार के लिए होता है। वो अपनी तैयारी जमकर करे, जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाए। सफलता जरूर मिलती है, हौसले बुलंद होने चाहिए। मुझे पता है जो लगातार मुझे फर्जी डिग्री वाले भी मिलते हैं, कई बार कई ऐसे मैसेज मिलते हैं कि कभी आपको उड़ा जाएंगे, भाई उड़ा दीजिए। सच्चाई के लिए मैं मेरी जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं मेरे सिर पर खपन बांध कर चलता हूं और आज मैं लाइव आ रहा हूं, स्पष्ट है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने लगातार संघर्ष किया था, कितनी बार जेल डाले, हम पीछे नहीं हटे। कई लोग कहते थे कि पुराना उपेन्द्र यादव कब आएगा, उपेन्द्र यादव पिछले सरकार में इतना आंदोलन करता, अब क्यों चुप है। मैं इसलिए चुप था, धीरे धीरे सरकार काम करी थी, मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव थे, तब उनसे मिला जब मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लेकिन जैसे मुझे लगा कि जिस प्रकार मंत्री नहीं सुने, अधिकारी जिस प्रकार तानाशाही कर रहे हैं, बेरोजगारों को धकेल रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे, तो मुझे लगा कि मेरे बेरोजगार की बेइज्जती हो रही है, मैं उसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। इसलिए अब आज आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि 4 तारीख को बड़ी घोषणा की जाएगी। कहां जिस जिले में जो 50 लोगों की टीम गठित की जाएगी, हर जिले में मैं खुद भी आऊंगा। आप लोगों को एकजुट रहना है। सोशल मीडिया पे भी कब होगा न्याय के साथ, सारी भर्तियों को ट्वीट किया जाएगा, सोशल मीडिया पे भी एक सोशल मीडिया वार चलाया जाएगा। और जिस प्रकार राजस्थान सरकार जो किसानों के बिल को लेकर वो एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं विरोध में, तो यदि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं पूछती, मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो 4
नवंबर को उसका भी फैसला लिया जाएगा। राजस्थान में भी बेरोजगार हस्ताक्षर अभियान विरोध में चलाया जाएगा, ये चीज की भी हम घोषणा कर रहे हैं। मीडिया को भी आज हमने सूचना दे दी है, मीडिया भी हमारे साथ लगातार है, क्योंकि अब यह लड़ाई रोचक हो चुकी है, आर पार की हो चुकी है। मुझे यह भी पता है कब मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन आप सबको यह कहना चाहूंगा, मुझे जेल में डाल दिया जाए तो आपको उस अभियान को जो हम 4 तारीख को घोषणा करने वाले हैं, उस अभियान को आप सबको मिलकर सफल बनाना है। यह लड़ाई उपेंद्र यादव की नहीं है, यह लड़ाई तमाम उन बेरोजगारों की है जो रोजगार का इंतजार करते हैं। वो ये लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है कि सिस्टम में सुधार हो और बेरोजगार को रोजगार मिले। अब मैं उन मुद्दों के लिए भी चर्चा करना चाहूंगा जो लगातार बेरोजगार जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो, यानी कि बेरोजगार आयोग नहीं बने, यानी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं हो, जब तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि हाँ आप लापरवाही कर रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनमें डर नहीं होगा, जब तक ये भर्तियां यूं लटकती रहेंगी और बेरोजगार यूं ही रोते रहेंगे। लेकिन सिस्टम में जो व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आज दशहरा का जो विजयदशमी का दिन हमने चुना है और इस उन बुराइयों को हम सबको मिलकर समाप्त करना है। दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि ट्विटर पर आजकल बड़ा चल रहा है कि ट्विटर पर सब आओ, ट्विटर सबसे ज्यादा आपको पता है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो कम लोग, नेता लोग भी कम जुड़े किसी पार्टी को, वो आज पर ट्विटर पर उनको बहुत मजा आता है ट्वीट करने में, पोस्ट डालने में। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश के तमाम बेरोजगार ट्विटर पर आप भी आइए, क्योंकि हम ट्वीट करेंगे कब होगा न्याय। जब भी कोई पोस्ट डालेंगे ना अपनी भर्ती का लिखकर कि हमें कब मिलेगा न्याय, कब होगा न्याय, आपने कहा था ना अब होगा न्याय, तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा। तो उपेंद्र यादव के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, 1,59,000 यानी कि 1,60,000 होने वाले हैं। यानी कि राजस्थान के कई नेता अपने अकाउंट से पीछे है, क्योंकि राजस्थान के युवा साथियों का प्यार और मान सम्मान मेरे साथ है और उनकी हकों के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं मेरी जान दे दूंगा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटूंगा। और आप लोग सीधा मुझसे भी जुड़िए, ट्विटर अकाउंट पे भी आइए, सोशल मीडिया पर भी लड़ाई लड़ेंगे, धरातल पे लड़ेंगे, क्योंकि कोरोना काल में मुझे पता है कि हम भीड़ के रूप में बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें 144 का डर कोरोना के रूप में हमें अंदर डाल दिया जाएगा, लेकिन हमें दिमाग से काम करना है। सोशल मीडिया का वार, सोशल मीडिया का युद्ध भी लड़ेंगे और धरातल का भी लड़ेंगे। पूरी प्लानिंग हम 4 तारीख को आपके सामने रखेंगे। 10 दिन की बात है, 10 दिन का हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने वहां तक बात भी पूछा दी है कि हम लोग क्यों नाराज है, सिस्टम में क्या खामियां, कौन नेतागिरी कर रहा है, कौन ये भ्रमित कर रहा है, कौन ये तानाशाही कर रहा है, कौन कौन से अधिकारी, वो एक बार उन तक शिकायत पूछाइए। मुझे आशा है कि 4 नवंबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे, हमारी पीड़ाओं सुनेंगे, समाधान कर। नहीं होता तो 4 नवंबर ज्यादा दूर नहीं, 10 दिन की बात है, 9 दिन ही बचे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, आज का दिन जो 25 अक्टूबर 2020 है, यानी कि आज का दिन, आज से 3 साल पहले पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने 3 साल पहले 2 अक्टूबर से हमने बेरोजगार महासभा के माध्यम से उस सरकार के खिलाफ हमने एक बड़ा आगाज किया था। उसका परिणाम आपको 2018 में दिसंबर में मिला, देखने को मिला होगा। और आज के दिन में 25 अक्टूबर को अलवर में बेरोजगार महासभा आयोजित की थी, आज के दिन ही, आज के दिन 3 साल पहले, और आज के दिन ही ये सरकार है। अब आप लोगों, कई लोग कहते हैं ना, उस समय मुझे कहते थे कि जब बीजेपी के कांग्रेस के खिलाफ कर रहा तो बीजेपी का बताते थे 2012 में, फिर अब बाद में बताने लगे कांग्रेस का है, थोड़ी देर पहले कांग्रेस का बता रहे थे, अब मैं जैसे आंदोलन करूंगा तो कुछ लोग कमेंट आने लग जाएंगे तो बीजेपी के, वो कहते रहेंगे। लेकिन मैं असली मेरे बेरोजगारों का हूं, उनका दर्द समझता, क्योंकि कार्यालय में जब मैं बैठता हूं ना, जब मेरे पास वो आते हैं, उनका चेहरा देखता हूं, जब वो रोते हैं, आंसू देखते हैं, उनकी पीड़ा देखता हूं, तो ये दिल रोता है। और मैं जो कहता हूं दिल में कुछ नहीं रखता, और जिस दिल बेरोजगारों के लिए संघर्ष होता है, अनशन होता है, लाठी चारों, सबसे पहले लाठी मैं खाता हूं। और आज पुनः कह रहा हूं, लाठी पड़ेगी तो इस भाई के सीने पे पड़ेगी, पीछे नहीं हटेगा। जेल जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, मरूंगा तो सबसे पहले मैं मरूंगा, लेकिन ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ये लड़ाई अब 4 नवंबर से उग्र लेगी, क्योंकि जिस प्रकार उदयपुर में, डूंगरपुर में जो उपद्रव मचा, बाद में सरकार ने वार्ता की और वार्ता में यह हुआ कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार वहां के अधिकारियों ने रिपोर्ट ऊपर तक सही नहीं पूछाई, उनकी रिपोर्ट पूछाती, उनकी वार्ता कराते, इतना बड़ी नौबत नहीं आती। इसी प्रकार तमाम बेरोजगारों में आक्रोश। मुझे कहते हैं लोग, बोलो कि हमारे पास में डूंगरी है, जयपुर में कौन सी जगह, बोले वहां छड़ जाते हैं सब लोग। नहीं, हम बेरोजगार हैं, हम ऐसा उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। हमारे पास कई चारे हैं, वोटों की ताकत हमारे पास बहुत कई ताकतें हैं। हम लोग सही तरीके से शांतिपूर्वक गांधीवादी
तरीके से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी सरकार से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और वो सुनेंगे, उन तक बात पूछे, नहीं सुनते तो उनसे भी लड़ाई लड़ेंगे, क्या है, 4 नवंबर आ गई, उसके आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं बात कर रहा था आप लोगों से, मैंने सांसद वाला भी कहा था, एक उदाहरण यह भी है, जब उनके चुनाव समय पे हो सकते हैं तो बेरोजगार को रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए ना। तमाम कई लोग जुड़े हुए हैं, मैं तमाम भर्तियों के लिए चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं लाइव आने वाला था, एक बार पहले भी मैंने पोस्ट की थी, मुझे घर जाना पड़ा, मैं जयपुर आया हूँ, कल सुबह फिर जाऊंगा। मैं इन दिनों में घर ज़्यादा जयपुर आने जाने का चक्कर इसलिए हो रहा है कि कई फाइलें अटकी पड़ी है, मुझे पता चला कि बड़ा इसमें गेम खेला जा रहा है, उनका भी खुलासा होगा, लेकिन सूची, जिन सूचियों जिन भर्तियों के लिए गेम खेला जा रहा है वो गेम जल्दी ओवर होगा और जीत बेरोजगार की होगी। असत्य पे सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत बहुत जल्द होगी। मैंने आपको सूचना दे दी, बेरोजगार हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, वर्तमान सरकार चलाएगी किसानों के लिए, हम बेरोजगारों के लिए चलाएंगे। 4 नवंबर को मीटिंग में फाइनल फैसला कर लेंगे, 9 दिन का समय सरकार के पास है। हालांकि 31 अक्टूबर के लिए भी मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना पत्र कल हम लगाएंगे कि 31 अक्टूबर की रैली के लिए हमें परमिशन दी जाए। 31 अक्टूबर को हमें रैली मिलती है कि विधानसभा क्षेत्र है, तो परमिशन मिलेगी तो आप लोगों को अवगत करा देंगे, हम हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे यदि परमिशन मिलती है तो। इसके लिए हाँ, अब ये देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र जो संविधान है, जिनके जो रक्षक हैं, जो लोग आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, अब पता चलेगा कि नेताओं को तो वो परमिशन दे देते हैं भाई, हजारों की संख्या में रक्तदान शिविर हो रहे हैं, रैलियां निकल रही है, देखते हैं हमें भी परमिशन मिलती कि नहीं मिलती है। कम से कम ऊपर वाला तो देखेगा कि आपका दिल कहता है कि हम शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे, अपनी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हम प्रार्थना पत्र लगाएंगे, परमिशन मिली तो 31 अक्टूबर को विधानसभा घेराव करेंगे। अब परमिशन के ऊपर है, इसके लिए प्रार्थना पत्र लगाएंगे, हम संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्वक हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 23 नवंबर से पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की, हम लोगों की होगी। अब दिखेगा युवाओं का जादू और चमत्कार, जो हमारा हम उनके साथ, जो हमारा नहीं है हम उनके साथ नहीं, चल हट हवा नहीं दो। 3 साल पहले 2 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को बताया ही था। हां, आज से 11 महीने पहले 25 नवंबर 2019 को पीसीसी के बाहर बड़ा हंगामा और हमें जेल में डाल दिया गया था। उस समय एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें डॉक्टर रघु शर्मा, डॉक्टर सुभाष जी गर्ग, सुखराम बिश्नोई जी और भी लोग शामिल थे। बीडी कल्ला जी के बाद में शामिल कर लिया गया, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी थे पीसीसी चीफ। और 3 भर्तियों को उनमें जिक्र हुआ था, पंचायत राज एलडीसी भर्ती और एनएम और जीएनएम भर्ती, जो मेरी बहनें हैं, जो शेरनियां हैं 2013 वाले, और रीड 2018, इनके एक और सूची को लेकर कमेटी बनी। 11 महीने बीत जाने के बाद पता नहीं वो कमेटी की रिपोर्ट कहां है, कहां है। आज वो इंतजार कर रहे हैं, कम से कम वो 11 महीने, इससे ज्यादा क्या संयम होगा। आज के लाइव के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो घटना 25 नवंबर वाली घटना नहीं हो जाए, और यदि घटना होगी तो उससे बड़ी घटना होगी, बहुत खतरनाक घटना होगी, बहुत बड़ी घटना होगी। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी ताकत हम दिखाएंगे क्योंकि मजबूर है। 11 महीने क्या किसको कहते हैं आप समझिए, संयम किसको कहेंगे। 2013 एनएम जीएनएम की जो बहनें हैं, उनको मैंने पहले भी कहा था, सही समय पर हम लोग निर्णय लेंगे, और आपके साथियों को मैंने अवगत करवा दिया है, आपको भी मैं विशेष अवगत करवा दूंगा। आपके साथी मुझे मिलके गए थे, मैं आप लोगों के लिए जी जान से आपके साथ हूं, और आज हमने लड़ाई का ऐलान कर दिया है कि एनएम और जीएनएम जो भर्ती है 2013 की सूची जारी है और उनको न्याय मिले, क्योंकि 11 महीने बहुत होते हैं। इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आज से, कभी भी बुलाव आ सकता है, कभी भी ऐलान हो सकता है, कहीं भी आपको मोर्चे पे आना पड़ सकता है। बहादुर और जाबाज टक्कर लेने वाले आप ही लोग हो, कहीं भी कहीं किसी मोर्चे पे आपको तैनात किया जा सकता है, तो आप लोग तैयार रहे। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के 10,029 जो परिवार 5 मार्च 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उनका कैलेंडर जारी हो चुका था, और लोकसभा चुनाव की वजह से वो कैलेंडर रोक दिया गया। आज तक वो फाइल रुकी पड़ी है।
लगातार हमने प्रयास किया लगातार। इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इन लोगों का कैलेंडर वापस जारी होना चाहिए। इन सभी साथियों को कहना चाहूंगा, मैं समय सीमा नहीं बता सकता, लेकिन आपके साथ चाहे कोई रहे न रहे, आप मुझे याद करोगे, आपका भाई साथ रहेगा। लेकिन आप लोग भी तैयार रहे अपने साथियों के साथ। अब मोर्चे पे आपको भी तैनात किया जाएगा। अरे 21 जिले हैं, 1 जिले 2 जिलों को तो ये एनएम जीएनएम भाई बहन संभाल लेंगे, एक को आप संभालोगे। हर भर्ती का अभ्यर्थी मोर्चे पे योद्धा के तौर पे, जाबाज के तौर पे वहां खड़ा मिलेगा चुनाव में कि अब बताओ, हम आपके पास आते थे, आपने क्या किया, अब आप हमारे पास है। वो प्लानिंग और रणनीति जो है ना 4 नवंबर को आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन आप लोगों को तैयार रहना, अब आर पार की रण में, आर पार की जंग में हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। 10,029 परिवार जो मेरे पास अश्विन जांगीड़ आया, हर केस आता रहता लगातार हर अभ्यर्थी से जुड़े हैं। जब उनकी मैं पीड़ा देखता हूँ, अरे मेरी भी दिल तो है, मैं भी किसान का बेटा हूँ यार, दर्द तो मुझे भी होता है। कोई राजा महाराजा, कोई नेताओं का बेटा नहीं हूँ, एसी में रहने वाला नहीं हूँ यार। उनको दर्द नहीं होता, उनको दिल ही नहीं होता यार, वो तो वीआईपी होते हैं। किसान का बेटा हर चीज़ जानता है, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। आप, मुझे पता है कि लगातार आप वॉच भी कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूँगा। मैं बोलूँगा नहीं, अब करूँगा, इंतजार करिए 4 नवंबर का, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ रीट 2020 की। इसमें तमाम भर्तियों को लेकर मैं जिक्र करूँगा। कई लोग लाइव भी है ना, आएगा आपका नंबर, मैं हर चीज़ को लेकर आप लोगों से चर्चा करूँगा। आगे की रूपरेखा मैंने आपको बताई। इसके अलावा चर्चा करना चाहूँ, रीट 2020 को लेकर कल मीटिंग है, माननीय शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग है, अधिकारियों की मीटिंग है। हमने मीटिंग वाला खूब देख लिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कल की मीटिंग में कि विज्ञप्ति कब जारी होगी, परीक्षा तिथि यानी कि परीक्षा कब होगी, इसके अलावा पदों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, विषय अनुसार कितने पद होंगे, इन चीजों की स्पष्टि कल होनी मीटिंग में होनी चाहिए, हमें आशा है। यदि यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं होती है तो अब मीटिंग का इंतजार नहीं करेंगे, आंदोलन तो होगा, बड़ा होगा, करेंगे। क्योंकि सितंबर 2 अगस्त की घोषणा हुई, 24 दिसंबर 2019 की घोषणा है, पहले 2 अगस्त पे 2 सितंबर, अब फरवरी में एग्जाम होनी चाहिए, उसकी परीक्षा तिथि का खुलासा भी होना चाहिए, विज्ञप्ति कब जारी ये भी तय होना चाहिए। हालांकि कई लोगों कल कंफ्यूज था थोड़ा सा सिलेबस को लेकर, कि वो सिलेबस जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस को लेकर था, ये रीट का सिलेबस तो उन्होंने बता ही दिया कि कोई चेंज नहीं, एक एग्जाम होगी। और उन्होंने वादा किया था वेटेज कब होगा, तो नंबर 10 होगा, उन्होंने वादा किया, वो वादा भी निभाएंगे। लेकिन कल की मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो माननीय मंत्री जी, हमारी मजबूरी है, हमने जहां लगा आपने अच्छा कार्य किया, धन्यवाद भी दिया, लेकिन अब कोई भी बेरोजगारों के विरोधी निर्णय को सहन नहीं करेंगे। हमें सड़कों पे उतरना होगा तो हम उतरेंगे, चाहे आपके खिलाफ उतरना होगा तो उतरेंगे। क्योंकि अब जिस प्रकार मैं लोगों को देखता हूं, मैं जब निकलता हूं, जब कार्यालय मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उनका इंतजार समाप्त होता जा रहा है, संयम टूटता जा रहा है। इसलिए मुझे आशा है कि आप ऊर्जावान हो, मुझे विश्वास है कि कल आपकी मीटिंग में आप निर्णय करोगे कि परीक्षा कब होगी, विज्ञप्ति कब जारी होगी, तमाम पैटर्न सबको लेकर आप फाइनल निर्णय करोगे। यदि नहीं होता तो निश्चित आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन होगा कैसे होगा, या तो सबको पता है, पिछले रिकॉर्ड देखा होगा कि हम 9 सितंबर 2015 का रिकॉर्ड देख लिए, रीट के आंदोलन था, मेरा सिर फटा था, 5 टाके आए थे, बड़ा हंगामा हुआ था, 34 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। इस बार ज़्यादा गिरफ्तार हो, ज़्यादा बड़ा हंगामा हो, लेकिन हंगामा जो रोक की संयम जवाब दे चुका है। हम लोग शांतिपूर्वक आप तक बात रखें, हमें विश्वास है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, कल आप घोषणा कर दोगे। मैं एएन भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, दोस्तों मैं लगातार आपकी फाइल के पीछे पड़ा हूँ, इतना घटिया चक्कर है फाइलों का, कमरों में भागते रहिए। इसमें थोड़ी सी राहत भरी आपके लिए खबर है कि कार्य विभाग से आपकी जो नियम में रूल्स 14, आरएस में रूल्स 15 था, आपने रूल्स 14 में बदलाव होगा, 14 आप में, उसके लिए उन्होंने आरपीएससी से सहमति पत्र मांगा है कि हाँ उन्होंने जो बनाया उनको रूल्स में चेंज किया, उनको भेजा है। वहाँ से आने के बाद इनके पास आएंगे, कार्य विभाग ने नोट शीट तैयार कर रखी है, जैसे आते ही वे कैबिनेट से इस जो चेंज हुआ नियम संशोधन, उनको सर्कुलर के माध्यम से, व्यक्तिगत के माध्यम से उसको अप्रूवल लेंगे, उनसे अनुमोदन करवाएंगे, अनुमोदन के बाद फिर
राज्यपाल के पास जाएगी, फिर अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना के बाद फिर आरपीएससी अपने एडवोकेट, आरपीएससी एडवोकेट कहेंगे, वो प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाएंगे, समस्या का समाधान, उसके बाद वो स्टे हटेगा, फिर आपका परिणाम आएगा। तो दोस्तों मैं आपकी भर्ती के पीछे भाग रहा हूँ, नहीं भूला हूँ, मैं नहीं भूला हूँ, मैं भाग रहा हूँ, तभी तो मुझे पता चला है कि आपका ये भर्ती का जो रूल्स में जो बदलाव हुआ है उसको सहमति के लिए उनसे आरपीएससी को भेजा है। आरपीएससी से मैं कल बात करूंगा वहाँ सचिव साहब से और चेयरमैन अध्यक्ष मोदी जी से कल मैं बात करता हूं कि वो सहमति पत्र जल्द से जल्द पूछे। यहाँ उन्होंने ये कहा, इस बार यह रात भर खबर मिली है कि उन्होंने नोटशीट तैयार कर रखी है, जैसे ही वहां से वो सहमति मिलेगी वो तुरंत नोटशीट पे कार्रवाई स्टार्ट करा देंगे और लगभग वो जल्द से जल्द इसके परिणाम जारी करवाने की कोशिश करेंगे। जो बाकी जो रूल्स 14 में बदलाव हो ना, वो जल्द से जल्द राज्यपाल, कैबिनेट, इनसे बोलो सब जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय उनको कैबिनेट में लगेगा क्योंकि हर कैबिनेट के मंत्रियों के पास वो उसको लेकर जाएंगे, सर्कुलर को लेकर जाएंगे, अनुमोदन करवाएंगे। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, राज्यपाल के ज्यादा समय नहीं लगेगा और यह कार्यवाही की कार्रवाई ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा सा समय कैबिनेट में लगेगा। फिर उसके बाद आरपीएससी के एडवोकेट के द्वारा वहां कोर्ट में यह कहा जाएगा कि इसमें रूल्स में बदलाव कर दिया गया है, इसलिए इसका परिणाम की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों मैं जहां तक होगा आपका पूरा सहयोग है, आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भाग रहा हूं, तब मुझे ये पता है। ऐसा मत कहना उपेंद्र यादव एएन भर्ती को भूल गया, नहीं भूला। कई लोग कमेंट करते हैं भूल गया। कोशिश करता हूं हर बेरोजगार की पीड़ा तक पूछने की, उनकी समस्या का निस्तारण के लिए। एक कमेंट लगातार मेरे पास आते हैं, मैं देख नहीं रहा कमेंट, भैया मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा लेकिन एक चीज आती है ऊर्जा विभाग में। देखो बीडी कल्ला जी ने घोषणा की थी कि सितंबर में विज्ञप्तियां आएंगी, आज तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं है। 5 लाख से ज्यादा आईटीआई कर रखे हैं जो टेक्निकल हेल्पर का इंतजार कर रहे हैं, जेवीएनएल में जेईएन भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। या 9000 पदों पे घोषणा कर दी गई। माननीय बीडी कल्ला जी, आपने इंटरव्यू में कहा कि जल्दी विज्ञप्तियां जारी होंगी, बेरोजगारों के सपने जागे, लोग तैयारी में जुट गए, लेकिन वो आपकी घोषणा पूरी क्यों नहीं हो रही? आपने तो कहा कि जल्द ही सितंबर में विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी, सितंबर में निकल गया और अक्टूबर में निकल गया, नवंबर आने वाला है। कम से कम आप अपने वचन पे कायम रहें, कम से कम उनकी विज्ञप्तियां जारी करें, जो बेरोजगार तैयारी करें उनको राहत मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो जेईएन की हो, जो टेक्निकल हेल्पर के इंतजार कर रहे हैं आईटीआई वाले जो बेरोजगार, उनकी जो तमाम 9000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी हो, कम से कम उनको राहत मिले। इसके अलावा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूंगा, जब बिना बजट का काम है, सिलेबस में परिवर्तन होना चाहिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा आए, जिससे राजस्थान के लोगों को ज्यादा मौका मिले। बैंकिंग हटाओ और इसके अलावा परीक्षा के अंदर अन्य राज्यों में नहीं दिया जाए, राजस्थान में दिया जाए, जिससे राजस्थान के लोगों का ज्यादा नंबर आए। मैंने आपके सामने बात रखी है, आपने सहमति जताई थी, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है। मैं इन लोगों को ऊर्जा वाक्य अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, भैया मैं 3 बार मंत्री से मिल सकता हूं, मैं तो आपकी बात रख सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, मैंने किया है। और अब बची बात आंदोलन की, तो आंदोलन का ऐलान कर दिया, जिस दिन आंदोलन होगा, जो रूपरेखा तैयार होगी, आपको शामिल होना है, पूरा कंधे से कंधा में मिलाकर साथ देना है। ये लड़ाई उपेंद्र यादव की नहीं है, ये लड़ाई रीट वालों की नहीं है, एनएमजीएम और पंचायत राज की नहीं है, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। हम सब मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। जब हम लोगों की संघर्ष की जीत होगी तो समस्याओं का निस्तारण होगा और आप लोगों के सपने भी साकार होंगे। तो ऊर्जा विभाग के 9000 पदों पर भर्ती आए, ये मांग हम लगातार कह रहे हैं। कंप्यूटर भर्ती की फाइल वित्त में गई, वित्त से वापस शिक्षा विभाग में, लेकिन वो कहते हैं ना, खोदा पार निकली चुहिया, अभी तक इसका परिणाम नहीं निकला है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, मैंने बात भी पूछी कि कल की मीटिंग में इसको भी रखा जाए, इस पर निर्णय किया जाए। अरे ये कह रहे हैं कि आप अगले साल करवा दीजिए एग्जाम, सिलेबस तो जारी कर दीजिए, सिलेबस क्या होगा, विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, क्या होगा। न्यायालय ने कई बार नोटिस दे दिया है, अब न्यायालय में फिर कहेंगे हमें टाइम दे दीजिए, हम कैडर नहीं बना पाए, रूल्स नहीं बना पाए। तो ये नहीं, तमाशा नहीं होना चाहिए। लोगों को इंतजार तो समाप्त करिए। आप अगले साल करवा दीजिए यार, जून जुलाई में करवा दीजिए, अगस्त में करवा दीजिए आप, लेकिन कम से कम विज्ञप्ति जारी हो, सिलेबस तो जारी हो, तैयारी तो कर सके। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के भाइयों को कहना चाहूंगा, आपका भाई आपके साथ है। स्कूल व्याख्याता वाले के लिए कहना चाहूंगा, स्कूल व्याख्याता का अभी तक जो फाइनल परिणाम आना है, शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट पहले दिन ही कह दिया था, जब तक वो पूरी नहीं होगी, जब तक नई भर्ती नहीं निकालेंगे। तो दोस्तों एक बार ये थोड़ा सा प्रोसेस इनका बाकी है, फाइनल परिणाम आदेश होने तुरंत उसके बाद मैं आपकी भर्ती के लिए मैं शिक्षा मंत्री के पास जाऊंगा। आपने कहा था, अब निकालिए, आपने वादा किया था, इसमें पद भी बढ़ाए जाए 3000 से ज्यादा और भर्ती की विज्ञप्ति भी जल्द से जल्द जारी हो। दोस्त रीट भर्ती 2018, 16, 17 इको सूची, मैं 2018 रीट के लिए बात करना चाहूंगा, विशेषकर 16, 17 की मैं भी बात करूंगा, 18 के लिए बात करना चाहूंगा। दोस्तों जो फाइल कार्य विभाग में की नियमों की शिथिलता को लेकर, शिक्षा विभाग से कार्य विभाग, हर अधिकारी से मैं मिला हूँ, मंत्री जी से मिला हूँ। मंत्री जी ने तमाम जो हमारे साथी थे उनके सामने ये कहा कि मैं तो नहीं चाहता था पुरानी भर्ती को खोलूँ। मुख्यमंत्री जी
ने घोषणा की है और मुख्यमंत्री जी को आपने कैसे मनाया वो जाने। मुख्यमंत्री जी के मैंने धन्यवाद भी दिया था और मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करके मेरी इज्जत और बेरोजगारों की इज्जत बताई थी, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे। लेकिन आपने घोषणा की मुख्यमंत्री जी, आपने हमने धन्यवाद भी दिया था। लेकिन जिस प्रकार जो कार्यवाहक में फाइल पड़ी है, रिमार्क लगा रहे, रोक रहे हैं, ये गलत है। मुख्यमंत्री जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इन बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन ये अधिकारी जानबूझकर सरकार को गुमराह करने का काम कर रहा है। आपने ट्वीट किया, आपने फेसबुक पर डाला, सब लोगों में खुशी आई। यदि ये किसी प्रकार से ये भर्ती रुकती है तो कई लोग अवसाद में चले जाएंगे। मैं इन लोगों के फोन, इन लोग मिलते हैं तो उनके मैं चेहरे देखता हूँ, मैं हर अधिकारी से मिल रहा हूँ, लेकिन अब इसी में आपको ही फाइनल निर्णय लेना है। मैं मेरे तमाम रीट भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि जो और भी जो ग्रुप में छोटी छोटी बातों को ऑडियो वायरल कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो केवल आपको गुमराह कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहे हैं। क्योंकि लगातार मैं मिल रहा हूँ, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं जाके भी आऊँ, सीएम साहब के सक्षम अधिकारियों से मैं खुद मिल के आया हूँ, बात रख के आऊँ। उन्होंने मुझे कहा थोड़ा दिन के लिए संयम रखिए, वो कुछ इसमें रास्ता निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तक बात पूछी है, तो इसलिए थोड़ा सा संयम रखने के लिए कहा, तो संयम 10 दिन रख लिया है, 4 तारीख तक संयम रखने। लेकिन ध्यान रखना, किसी की बातों में नहीं आना। कुछ लोगों को ऑडियो सुनता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो किसी चपड़ासी तो नहीं जानते, बार फोटो खींच के डाल रहे, आपको गुमराह कर रहे हैं, कोई ये कहने के लिए मुझे खर्चा दे दीजिए। आपको किसी को खर्चा देने की आवश्यकता नहीं है, निस्वार्थ भाव से मैं भाग रहा हूँ, आपकी भर्ती के लिए जी जान लगाऊंगा। आपकी सूची जारी होगी, आपकी सूची जारी होगी। थोड़ा सा यह था कि 18 के लिए एक रीते, लेकिन 2 लेवल फर्स्ट के लिए जो 18 में बोले कि दोनों का मामला समान है। 18 में जो पहले 18 लेवल 2 का अपील अगस्त में ही अपील के लिए निर्णय हो चुका था, अब लेवल फर्स्ट का भी अपील के लिए निर्णय हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय हुआ कि एक और सूची जारी की जाएगी, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि लेवल फर्स्ट की भी सूची जारी होगी। दोनों का मामला है, कई अधिकारी से सहमत है। मैंने बात रखी है कि लेवल फर्स्ट की सूची भी इनके साथ जारी हो, उनको भी न्याय मिले, इनकी मैंने बात रखी है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, आपके जो साथी हैं, उनको समझाइए, फालतू अनलग बातें ऑडियो या डालना, अधिकारियों की बात करें, गलत ये न करें। उनको ABCD का पता नहीं, जबरदस्ती बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है। नहीं तो मुझे लेवल 2 की, वो कह रहे हैं ना उपेन्द्र यादव तो लेवल 2 की बात उठाता है। मैंने आप लोगों को, साथियों को मैंने स्पष्ट कह दिया था कि लेवल 2 का रास्ता खुल जाएगा तो लेवल फर्स्ट का भी खुल जाएगा। जैसे लेवल 2 का रास्ता खुला, फर्स्ट का खुल चुका है, तो दोनों का काम सम्मान है, एक साथ होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपके ये लोग जो ऑडियो ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ में, आपको पता है कि मेरे छोटे दादाजी की डेथ होने के बावजूद भी मैं इस फाइल के पीछे, जब मुझे पता लगा कि इसमें रिमार्क लगा है, मामला वापस नेगेटिव हो गया, तो मैं खुद घर छोड़ के भाग के आया, आपकी फाइल के पीछे पड़ा हूँ, आपकी बात मजबूत, वापस इसको पॉजिटिव किया है और वापस जल्द से जल्द, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ही वापस उन तक बात पूछी है, वही इस पर आदेश देंगे अधिकारियों को जल्द से जल्द करवाने के लिए। बात मैं CMR तक, उनके अधिकारियों तक बात मजबूती के साथ पहुँचा दी है और जल्दी उन्होंने मुझे 2-4-5 दिन के लिए कहा थोड़ा संयम रखे, पॉजिटिव होंगे और मुख्यमंत्री जी अच्छा करेंगे। इसलिए आप लोग किसी की बातों में नहीं आए, ऑडियो पे विश्वास नहीं करिए। ऑडियो डाल रहे हैं, कुछ क्या डाले, मैं इन पे ध्यान नहीं देता, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि ऑडियो आए तो उनसे मेरा निवेदन है कि उनको मेरे पास लेके आइए, सच्चाई मैं बताऊंगा। वो सामने तय, वो सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो झूठ है। सच्चे हो तो मेरे सामने आए, मैं बताऊंगा, उनके हर बात का मैं जवाब दूंगा, इसलिए उन बातों पर ध्यान नहीं दे। 2016 सुप्रीम कोर्ट में है, 17 है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा 2016 साइंस मैथ वाले, जैसे आपके आदेश होंगे तो मैं आपके पूरा साथ दूंगा। 2017 वाले हैं, ये भी कोर्ट में लग चुका है, जैसा मैं आपका साथ दूंगा। मैंने कभी भी नहीं कहा साथ नहीं हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था वो अंग्रेजी वाला, तभी मैंने कहा था मुझसे मिलना, जितना सहयोग मैं करूंगा। नहीं मिले, जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। एक बड़ा सवाल जो मेरे से कुछ लड़के मिले थे कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर 1,60,000 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, करीब 1 लाख लोगों का बेरोजगारी भत्ता रुक गया कि उनके पास मैसेज नहीं आया। उनको भी बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि उनको बताना चाहिए था। ये सबसे बड़ी विभागीय लापरवाही अधिकारियों को, उनको बताना चाहिए था कि आपको ये रिन्यूअल करवाना है तो वो चीज़ उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। लेकिन 1 लाख बेरोजगार आज भी वंचित है। ये मांग मैंने उठाई है, इस संबंध में मैंने ज्ञापन में लिखा है। मैं तो दोस्तों आपकी आवाज़ उठा सकता हूँ। आज फिर लाइव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो आपने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का 3500 और 3000 रुपये, वो 1 लाख बेरोजगार विद्यार्थियों को रुका हुआ, उनका जल्द से जल्द वापस शुरू होना चाहिए। दोस्तों प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 चिकित्सा विभाग में रघु शर्मा जी से मैं खुद मिल के आया था, उनके भर्तियों से उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये भर्ती जल्द शुरू होगी, लेकिन अभी तक 1534 पदों पे शुरू नहीं हुई है। ये जल्द से जल्द शुरू हो, इसके लिए भी आप लोग भी देखते हैं। ये सारा जो अल्टीमेटम है एक भर्ती के लिए नहीं है, हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। उन साथियों से कहना चाहूँगा 4 नवंबर के लिए आप लोग भी तैयार हैं। एक बड़ा सवाल था बाहरी राज्य का कोटा वाला, जो
अभी तक नहीं हुआ। सब लोग भूल जाते हैं, अपने अपनी भर्ती के लिए पीछे भगते हैं, रीट 2020, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, स्कूल व्याख्याता, नर्सिंग भर्ती, पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये भूल जाते हैं यार ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, आपको आने वाले आपके भाइयों को सबको इसका फायदा हो, ये समाप्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए थे, निर्देश देने के बाद ये मामला अटका पड़ा है। इसको तानाशाही और दादागिरी नहीं कहेंगे अधिकारियों की, क्यों रोका जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था, होना चाहिए था ना। हालांकि अब ये मुद्दा 4 नवंबर से बड़े रूप से, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अरे पंचायत समिति के और जिला परिषद के चुनाव आ गए ना, तो अपन यही तो पूछेंगे, भाई वोट लेने आ रहा बाहर राज्य वाले, सुनो हमसे क्यों ले रहे हो। इश्यू बनेगा, माहौल बनेगा, इस पे भी जवाब देना होगा। अब कब होगा न्याय ये तो बताना ही होगा। मैं बात कर रहा था इसके अलावा एसआई भर्ती 2016 जो बेचारे कल से बेचारत इसलिए कह रहा हूं, वो परिस्थिति के मारे हैं, आज वो भटक रहे हैं। मेरे से मिले, मैंने उनकी बात सक्षम स्तर पर पहुंचाई है, लेकिन अभी तक उनका मामला बिल्कुल नेगेटिव है। लेकिन आप जहां बैठोगे, मैं आपसे कल तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मुझे घर जाना पड़ेगा, कल पारिवारिक जो आपको पता है इस मुझे शामिल होना पड़ेगा, लेकिन कल शाम तक मैं वापस पूछूंगा, जहां होगा मैं आपके साथ आऊंगा, जितना सही होगा आपका भाई आपका देगा। अब सवाल चल रहा है कि लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में जो पद बढ़ाए जाए, पद बढ़ाने के साथ साथ जो एमबीसी ईडब्ल्यूएस को जो उनका आरक्षण दिया गया था वो शेडो पोस्ट की जाए, शेडो पोस्ट की जाए। इसके लिए स्कूल व्याख्याता भर्ती में भी 14% जो दिया गया था जो एमबीसी ईडब्ल्यूएस को, वो पद भी बढ़ाए जाए। तो कम से कम ये पदों की संख्या स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में भी बढ़ाई जाए, और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में भी जो खाली और भी पद पड़े हैं तो इनमें पद बढ़ाई जाए। ये बात भी मैं मजबूती से इनके साथ हूं, उन पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो लगातार ये लोग एमएलए लेटर लिख रहे हैं, मुझे हंसी आ जाती है कि एमएलए लेटर तो लिख लेता कि मुख्यमंत्री तक बात तक क्यों नहीं करते। अरे लेटर से कुछ नहीं होगा, लेटर तो कचरे में चला जाता है, मजबूती से बात रखो ना मुख्यमंत्री तक कि हाँ, जिस प्रकार मैं सीना ठोक के कहता हूँ बेरोजगारों के साथ हूँ, जहाँ उनका पसीना होगा वो भाई का खून होगा। 4 नवंबर से देखना एक आंदोलन की शुरुआत होगी, लेकिन लेटर मत खेलिए, ये बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खेलना है, साथ दीजिए मजबूती के साथ। अब राजस्थान पुलिस 2018 की 1600 पद, आज भी 1600 पद है, 2020 की एग्जाम हो रही है नवंबर में, लेकिन 1600 पद आज भी रिक्त है। वो हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही, आज इनकी एक और सूची जारी नहीं हो रही। आखिरकार ये लोग कहां जाएं, अपनी पीड़ा कहां रखे। यह स्थिति है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013, यह स्थिति है सूचना सहायक भर्ती 2013। ये लोग 2013 से 7 साल से, ये 2 साल से भटक रहे हैं। सारे एमएलए से ज्ञापन लिखाया है, मीडिया ने भी पूरा साथ दिया है, लेकिन आज तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, आखिर कब होगा न्याय, आखिर कब होगा न्याय, कब इन लोगों की सूची जारी होगी, कब इन लोगों की सूची जारी होगी, कब इन लोगों को रोजगार मिलेगा। पंचायत राज विभाग में जेएन भर्ती के 93% से ज्यादा पद खाली हैं, 12 साल से भर्ती नहीं आई और 2100 पदों पर भर्तियां स्वीकृत है। आखिर कब उन भर्तियों की, इन पदों की विज्ञप्तियां जारी होगी, आखिरकार बेरोजगार पूछता है कब होगी, इंतजार है। इसके अलावा मेरे वो साथी जिनको सब लोगों ने भुला दिया, विद्यालय सहायक, शिक्षा सहायक, जो 2 भर्तियों के रूप में जो विद्यार्थी मित्र थे, कुछ को पंचायत सहायक के रूप में लगा दिया, वो भी 6000 रुपए में। वो अपने परिवार का लालन पोषण नहीं कर पा रहे, न उनके स्थायी का कोई ठिकाना है। पिछली सरकार में मंत्रियों ने लंबे लंबे वादे किए थे कि हमारी सरकार आई तो इनको नियमित करेंगे, इनकी वेतन बढ़ाएंगे, क्या हुआ, कब होगा न्याय। आज इनमें से 7000 विद्यार्थी मित्रों को रोजगार नहीं है, आज वो 7 साल से भटक रहे हैं। आपने पंचायत सहायक अन्य लोगों को तो बना दिया, लेकिन इन 7000 का क्या हुआ। उन 7000 लोगों को कहना चाहूंगा आपका भाई साथ है, अभी 4 नवंबर से जैसे ही निर्देश मिले हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे पास ये लोग आके गए थे, उन्होंने पीड़ा बताई, हम तो 7000 लोग घर बैठे हैं और जिनको रोजगार दिया वो 6000 रुपए में उनका लालन पोषण नहीं हो रहा। वक्तव्य जो भाषण दिए उन पे कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको खरा उतरना चाहिए। अपने नियमित का वादा किया, अपने वेतन बढ़ाने का वादा किया, वो वादा पूरा करना चाहिए। ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे। दोस्तों, एलडीसी भर्ती 2018 603 की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका परिणाम यानी दिवाली पे आपको तोहफा मिलेगा। आपका जो फाइनेंस में फाइल गई है, शायद कल परसों तक
फाइल आ भी जाएगी। फिर उसके बाद आपको पता है कि 3 ही दिन का शायद सोमवार मंगलवार बुधवार तक ही वर्किंग डे है, शायद गुरुवार को छुट्टियाँ कुछ इलेक्शन की वजह से, फिर शुक्रवार शनिवार को छुट्टियाँ। तो वैसे जैसे फाइल जाते जाते अधीनस्थ बोर्ड जाएगी, परिणाम जारी होगा, तो ऐसा लगता है कि दिवाली से पहले यानी कि 10 नवंबर से पहले यानी कि फर्स्ट वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। मैंने आपको पहले अपडेट दे दी थी। 62,000 पदों पर शिक्षा विभाग में पद खाली है, अलग अलग पद खाली है। और 62,000 की विज्ञप्तियां तो जारी होनी चाहिए ना, शिक्षा विभाग में खाली है। ये तो मीडिया आवाज उठा रहा है। फर्स्ट ग्रेड का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ, परिणाम कम से कम उनका जारी होना चाहिए। एग्जाम में जल्दी थी तो परिणाम भी जल्दी होनी चाहिए कि एग्जाम हो गई लेकिन परिणाम भी जारी होना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती की जो स्वीकृति मिल गई है लेकिन अभी तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं है, लगातार ये लोग भी संपर्क में हैं। पशु चिकित्सक की भर्ती भी 8 साल से नहीं है, इसकी भी स्वीकृति मिली है, उनकी भी पदों की जल्द से जल्द घोषणा होनी चाहिए। आयुर्वेद नर्सेस भर्ती 2013 1005 पदों पर खाली पद इनके आज भी खाली है, इन पर एक और सूची जारी होनी चाहिए। कॉलेज व्याख्याता की भी अभी तक वैकेंसी नहीं हुई, कई महीनों से सुनने कि आएगी लेकिन अभी तक नहीं है। कॉलेज व्याख्याता की भर्ती जल्द से जल्द आनी चाहिए। 2012 जो अधिक अंक वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, कम से कम याचिकाकर्ताओं को तो फायदा देना चाहिए। आज वो भटक रहे हैं कि अंक ज्यादा हैं, कई लोग कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। 2012 वाले एंट्री थी 2018 का परिणाम मैंने कहा था नवंबर में आएगा, क्योंकि जो आपको पहले बता चुका नवंबर में आएगा। मैं ट्विटर पे जो भी अपडेट होगी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती स्नातक वालों को मौका देना चाहिए, कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं लेट हुई है तो इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, अपीलिंग वालों को लेना चाहिए। मैं माननीय न्यायालय से, जज साहब से, रजिस्ट्रार साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, इनकी पीड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। इनको कोरोना के महामारी की वजह से लेट हुआ है, इनको मौका मिलना चाहिए। अब बात ऐसी है कि लगातार लोग मांग कर रहे हैं ग्राम सेवक भर्ती भी आनी चाहिए, जिसकी अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड गई थी। आरएस भर्ती 2020 भी आनी चाहिए दोस्तों, ग्राम सेवक भी आएगी। आरएस भर्ती 2020 दिसंबर या जनवरी में ही इसकी विज्ञप्ति आएगी, दिसंबर या जनवरी में ही आरएस भर्ती 2020 की विज्ञप्ति आएगी। 1000 प्लस पद हैं, 1100 करीब 1000 प्लस ही पद हैं दोस्तों। एक ग्राम सेवक ग्राम सेवक या छात्रावास की एक भर्ती थी 159 पदों पर, अधीनस्थ बोर्ड ने उसके रिजल्ट जारी किया लेकिन आज तक उनके दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ, नहीं नियुक्ति मिली। ये लापरवाही है विभाग की, समाज कल्याण विभाग की। मंत्री जी अभी अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी सूची के बाद उनका दस्तावेज सत्यापन उनको नौकरी आज तक मिल जानी चाहिए। मोटर वाहन उपनिदेशक की फाइल पहले आपके वहाँ जो आपका जो उसको क्या बोलते हैं विभाग है जो जालाना में, वहाँ गई हुई थी फाइल वहाँ से वापस आ गई है। अब यहाँ कार्य विभाग का जो रूल्स वाला वो चल रहा है, क्योंकि दोस्तों मोटर वाहन भर्ती आप तो मुझे कमेंट करते हो, मैं भूला नहीं, उस फाइल को भी वहाँ से निकलवाइए। अब कार्य विभाग में ही है, कार्य विभाग में कह रहे हैं कि हम 10 से 15 दिन में इस फाइल का पूरा काम करके हम अधीनस्थ बोर्ड भेज देंगे। अभी कार्य विभाग में अब सैनिटरी इंस्पेक्टर भर्ती के पद खाली है, बहुत दिन हो गए, इनकी भर्ती वैकेंसी आनी चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर की। एक कृषि परीक्षक के 133 पद और वेटिंग दोनों एक साथ जारी हो, लगातार ये भी मांग कर रहे हैं। मैं आपकी मांग कल मैं फ़ोन से बात करूंगा या परसों आकर मैं आपकी बात रखूंगा कि जल्द से जल्द कृषि परीक्षक की जो 133 पदों पर सूची जारी हो, वेटिंग भी जारी हो, प्रयोगशाला सहायक की भी सूची जारी हो, पीटीआई भर्ती 2018 की सूची जारी हो, महिला सुपरवाइजर की एक सूची जारी होनी थी वो भी जारी हो। ये भी मैं अधीनस्थ बोर्ड मंगलवार को मैं जाऊँगा, आपकी बात रखूँगा, कल फ़ोन पर भी मैं बात करूँगा। एक फर्जी डिग्री वाला मामला है, एसओजी के अधिकारी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि जब मुलाकात का समय था घर पे घटना होने के कारण मुझे घर जाना पड़ा, लेकिन उनसे मंगलवार को मुलाकात हो पाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट तो मैंने पूछा दिए थे व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें वो जांच करें। लेकिन जो आज अखबार में मैंने देखा कि लाइब्रेरी पेपर के जो माफिया है शिव भगवान नेहरा पकड़ा गया, लेकिन संदीप नेहरा गायब है। मैं महानिदेशक महोदय जी को बधाई के साथ ये कहना चाहूंगा कि उनकी सारी कोचिंगें सील होनी चाहिए और संदीप नेहरा भी पकड़ा जाना चाहिए और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पेपर कहां से आउट हुआ, अधीनस्थ बोर्ड से, प्रिंटिंग प्रेस से या थाने से, वो भी जांच होनी चाहिए और सबके सामने आने चाहिए कहां से आउट है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन कौन लिप्त है उनको जेल में डालना चाहिए, तब बेरोजगारों को असली न्याय मिलेगा, तब आप वाई के पात्र होंगे, आप धन्यवाद के पात्र होंगे। लेकिन अभी वो पकड़ा गया है, लेकिन खुलासा होना जरूरी है। प्रदेश के लाखों बेरोजगार आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द खुलासा हो, हर जो पेपर लीक प्रकरण के जो माफिया वो पकड़े जाएं, मदर्स कोचिंग सील हो और बेरोजगारों को न्याय मिले। साथ में ये भी मांग करने चाहेंगे जिस प्रकार आप राजस्थान पुलिस भर्ती की जो एग्जाम है नवंबर में, जो लड़कियां हैं उनको 500-600 किलोमीटर दूर आप सेंटर दे रहे हो कोविड-19 में।
आपको इस बार तो ऐसा करना चाहिए था, गृह जिले में उनको सेंटर देने चाहिए थे। अब वो बसें चेंज करेंगे, दूर जो 500-600 किलोमीटर जाएंगे, कितनी बसें चेंज करेंगे, कितने लोगों से संपर्क में आएंगे। यानी कि जो 16-17 लाख हैं, उनके साथ 4-5 लाख उनके परिजन भी होंगे, 20 लाख लोगों का आवागमन होगा वो दिवाली से पहले। फिर वो अपने घर जाएंगे, और घर जाएंगे तो साथ में कोरोना भी लेके जाएंगे। इनमें सावधानियां सरकार को बरतनी होगी। मेरा निवेदन यही है कि सावधानियां बरते कम से कम। अब तो आपने बता ही दिया जिले, लेकिन फिर भी इस पर रास्ता निकालना चाहिए। जो महिलाएं हैं अपने एक जिले से, गृह जिले से दूसरे जिले में वो जाएंगे तो उनके परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। इसमें आपको रास्ता निकालना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए। क्योंकि व्याख्याता के समय भी आपने कहा था कि भविष्य में ध्यान रखेंगे व्याख्याता भर्ती के दौरान, लेकिन भविष्य आ गया, अभी तक कोई ध्यान नहीं रखा। वही संगतियाँ दोबारा सामने आए। मैंने आपको लाइव के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूँ। BSTC 2020 का परीक्षा है ना, फर्स्ट ईयर का प्रमोट नहीं किया, सेकेंड ईयर की परीक्षा नहीं है, बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारी एग्जाम हो जाती, रिट में मौका मिल जाता। तो कम से कम इनकी एग्जाम तो, परीक्षा तो होनी चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि कम से कम इनके निर्देश जारी करे और इनके एग्जाम करवाई जल्द से जल्द। ITI कॉलेज में कार्यरत जो अभ्यर्थी हैं, जो संविदा पे लगी है, उनको भी जो लगे हुए हैं उनको संविदा में शामिल किया जाए और उनको नियमित की जाए। मैं उनके साथ उनकी मांग करता हूँ। ITI कॉलेज में कई वर्षों से लगे, उनको संविदा में शामिल करके उनको नियमित की जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर, चाहे सचिवालय के हो, चाहे वो इसमें जो SMS हॉस्पिटल में लगे हुए हैं ना, जो दवाइयों में लगे हुए हैं, उनको सबको संविदा मानते हुए उनको भी नियमित की जाए। जब इतने लोगों को आप तोहफा दे रहे हो, नियमित करने की आप घोषणा कर रहे हो, तो इनको भी राहत मिलनी चाहिए। हमारा इनके साथ पूरा समर्थन आपसे मांग करते हैं। सेकंड ग्रेड 2016 की भी एक सूची जारी हो, आज तक नहीं हुई। 18 की भी सूची जारी हो, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग दे दी तो इनकी कम से कम जो वेटिंग सूची इन दोनों की जारी होनी चाहिए 2016 और 17। दोस्तों, वनपाल वन रक्षक की विज्ञप्ति की अभ्यर्थना कई महीनों पहले अधीनस्थ बोर्ड में गई थी, अभी तक जारी नहीं हुई। ग्राम सेवक की गई थी, TRA की गई थी, TRA की आज तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। तो कम से कम इनकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। वनपाल, वन रक्षक, TRA, फायरमैन, DLB की जो भर्तियां, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, जो अधीनस्थ बोर्ड में गई, जिससे बेरोजगार जो इंतजार उनका समाप्त हो। कृषि प्रेक्षक की विज्ञप्ति जारी हो, पशुधन सहायक की भर्ती की जारी हो, PTI फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जारी हो। कम से कम उनकी जारी होगी तो बेरोजगार अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके, उनको लक्ष्य मिले और वो अपने सपने साकार कर सकते हैं। संस्कार विभाग के जो फर्स्ट ग्रेड का परिणाम है ना, अभी तक नहीं है, वो परिणाम भी जल्द से जल्द जारी हो। दोस्तों, सिलेबस की मैं बात कर ही चुका हूं। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए लगातार लोग कमेंट करें। SI भर्ती 2016 टेलीकॉम, केवल आवेदन करवाए गए थे, 1,000 रुपए एक बेरोजगार का खर्चा हुआ था, लेकिन आज तक इसके एग्जाम नहीं। 2016 टेक्निकल विभाग, दूरसंचार विभाग की जो टेक्निकल टेलीकॉम की जो थी, आज तक वो भर्ती की परीक्षा नहीं हुई है। TRA की वैकेंसी, DLB की जो कह रहे हैं कि DLB वैकेंसी जो राजस्थान की है, उसमें 10,039 पदों की भी अभ्यर्थना की है, स्वीकृति मिली। इनकी भी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। हिंदी संस्कृत विभाग में जो हाई कोर्ट में लंबित है, एक्स सर्विसमैन वाला, उसके जल्द से एक्स सर्विसमैन वाला मामला, उसका जल्द से निस्तारण, उनको भी ज्वाइनिंग मिले। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की बता दी। एक जो है MA के आधार पे BEd करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिले, और जिनको BSTC BEd करवा दी, जिनके 50% ने, आपने BSTC और BEd क्यों करवाई, उनको मौका मिलना चाहिए ना। शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं दे रहे, देना चाहिए। इसमें भी बदलाव होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि NCT में नियम बदलाव हो। मैं कोशिश करूंगा कि संदर्भ में इनसे संबंधित मंत्रियों से, अधिकारियों से मिलकर कोशिश करूंगा आपको लोगों को राहत मिले। अब देख लेता हूं, आप सब लोग तैयार रहे किस चीज के लिए, आर पार की लड़ाई के लिए। मैं एक बार देख लेता हूं, किसी का नाम नहीं आया तो मुझे गाली जरूर पड़ेगी। कोशिश करता हूं हर बेरोजगार के लिए आवाज उठाने के। लंबा लाइव रहा है, आप लोग जुड़े हैं, आप लोगों का प्यार और मान सम्मान मुझे मिलता रहता है। लेकिन एक चीज बता दूं, मैं बार बार लाइव नहीं आता हूं, जब बार बार पोस्ट नहीं डालता। आप सीधा मेरे ट्विटर अकाउंट उपेन यादव पे जाइए, 1,59,000 से ज्यादा ट्विटर पर फॉलोवर, आप उनसे जुड़िए। मैं रोज कुछ ना कुछ ट्वीट करता रहता हूँ, जो भी अपडेट होती है मैं ट्वीट करता हूँ, सीधा वहां जुड़िए। इसके अलावा फेसबुक पे मैं डालता रहता हूँ, इसके अलावा यूट्यूब पे डालता रहता हूँ, लेकिन रोज रोज इन पे मैं पोस्ट नहीं डालता, लेकिन मैं ट्विटर पे ज्यादा सक्रिय रहता हूँ। तो आप भी वहां सक्रिय रहिए, क्योंकि राजनेता, MLA, विधायक, मंत्री वहां सक्रिय रहते हैं, तो वो अपलोड तो चलाएंगे ना, कब मिलेगा न्याय, कब होगा न्याय, वो हैशटैग तो हमारा चलता ही रहेगा ना। कोई भी पोस्ट आए अपनी भर्ती के साथ लिखिए कब होगा न्याय, क्योंकि उन्होंने कहा था अब होगा न्याय। तो हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूंगा, लेकिन आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका भाई आपके साथ है। अब जल्दी आज हमने ऐलान कर दिया है। लास्ट में ये कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो हम कदम उठा रहे हैं, जो तानाशाही है, जो लापरवाही है,
हमने संयम रखा, हमने इंतजार किया, पूरी कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, समय मांगा, मुलाकात नहीं हो पाई, हमारी पीड़ा आप तक नहीं रख पाए, मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि कदम हम 4 नवंबर से उठाएंगे, उससे पहले हमारी आवाज़ सुने, हमारी पीड़ा सुने, बेरोजगार को राहत प्रदान करें। यदि राहत प्रदान करते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे, अन्यथा चुनाव जो होंगे उसमें भी विरोध होगा, वो चुनावों में प्रत्याशी उतारेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सोशल मीडिया में भी सरकार का विरोध लगातार जारी रहेगा। लेकिन मुझे विश्वास आपके ऊपर है, आपकी कार्यशैली पे, कि आप हमारी बातों को सुनोगे, हमारी पीड़ाओं को सुनोगे और बेरोजगार को राहत प्रदान करेंगे। जल्दी एक और लाइव के साथ आप लोगों के बीच में रहूंगा। जय हिंद।